आज हम अध्याय 3 धातु व अधातु में बात करेंगे सक्रियता श्रेणी की। इस सक्रियता श्रेणी क्या है? आपने कक्षा 10th में ही अपना जो पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था, उसमें आपको एक अभिक्रिया बताई थी, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि उस अभिक्रिया में आपने देखा था कि कम क्रियाशील कारक को अधिक क्रियाशील कारक द्वारा हटा दिया जाता है। तो वो हटाने की जो क्रिया है उसमें हम देखते हैं कि कुछ कारक अधिक क्रियाशील है, कुछ कम क्रियाशील हैं। उसी अभिक्रिया की प्रवृत्ति को लेकर, क्रियाशीलता को लेकर हम देखते हैं कि एक सूची बनाई गई है धातुओं की, यानी कि वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी कि बालकों, अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो आपकी परिभाषा क्या होगी? वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अवरोही क्रम में का अर्थ क्या होगा कि सबसे पहले जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो आएगी। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी सूची जो है कि पहले आएगा आपका पोटेशियम। क्या आएगा? पोटेशियम। पोटेशियम यानी कि आपको पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। उसके बाद हम देखते हैं सोडियम। क्या है? सोडियम। उसके बाद में आती है कैल्शियम। कैल्शियम। उसके बाद में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। उसके बाद में आती है अपनी एल्यूमिनियम। क्या आती है? एल्यूमिनियम। उसके बाद में आता है जिंक। उसके बाद में आता है लोहा। उसके बाद में आता है लेड। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है यह अपने आएगी। क्या आएगी? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन है वह धातु अधातु दोनों प्रकार के ही कार्य करती है, यानी कि क्या है? उपधातु के अंतर्गत आती है। उसके बाद में अपना आता है तांबा। तांबे के बाद में अपना आता है मरकरी, जिसको हम पारद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारद कहते हैं। उसके बाद अपनी चांदी और उसके बाद में आता है सोना। क्या आता है? सोना। अब हम देखें कि ये हमारी धातुओं की अवरोही क्रम में क्या है? सक्रियता श्रेणी है। तो ऊपर आप लिख लो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये जो धातुएं हैं ये क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्या है? क्रियाशील धातु है। यानी कि ये इनको अगर हम खुला छोड़ दें, क्या करते हैं? खुला छोड़ दें, तो ये क्या कर लेती हैं? वायु के संपर्क में आकर आग पकड़ लेती हैं। क्या कर लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है बालकों, जो आपको हो सकता है बोर्ड में पूछ ले कि पोटेशियम और सोडियम जो अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं उनको या उनकी सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं? तो ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, इन धातुओं को की क्रियाशीलता या सुरक्षा के लिए, क्रियाशीलता को कम करने के लिए ये खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती हैं। क्या कर लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में रखते हैं। इसमें रखते हैं केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इस प्रकार से इनकी क्या करते हैं? सुरक्षा की जाती है। क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा सोना व चांदी, ये जो धातुएं हैं ये क्या है? सबसे कम क्रियाशील धातु है। सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसलिए प्रकृति में
चांदी और सोना मुक्त अवस्था में भी क्या होता है, पाया जाता है। मुक्त अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो ये था अपना सक्रियता श्रेणी। आपको दिमाग में ये बातें रखनी है कि कौन सी धातु किस प्रकार से सक्रियता श्रेणी में रखी गई है। आपको इनका क्रम भी, आपको ये जो धातु है इनमें से कोई 3 या 4 दे देंगे और कहेंगे उनको क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बात को आपको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटीना यानी चांदी, ओरम यानी सोना। ये धातुएं, इनका ये क्या है, सक्रियता क्रम है। परिभाषा पूछी जाए तो आपको बताना है वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवयव क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये सक्रिय धातु आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकता है। तो आपको जब दिया हुआ हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम दिया हो, आंसर क्या जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा इस प्रकार से। और आपको पूछा जाए कि सोडियम व पोटेशियम की सुरक्षा किस प्रकार की जाती है, तो आप बताएंगे उनको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि उनकी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। अदरवाइज ये क्या होंगे, खुले वातावरण में आग पकड़ लेंगे। अब हम बात करते हैं कि धातु व अधातु परस्पर क्रिया, परस्पर क्रिया यानी कि हम बात करेंगे धातुएं और अधातु परस्पर किस प्रकार क्रिया करती हैं। बालकों, आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि जो धातु है, क्या है, धातु है वह धनायन बनाती है। क्या करती है, धनायन बनाती है। और अधातु है वह ऋणायन बनाती है। क्या करती है, ऋणायन बनाती है। अब देखिए धनायन कब बनता है, जब कोई पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो धनायन बनता है। और जब कोई पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्या बनता है, ऋण आयन बनता है। अब देखिए हम देखते हैं कि धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। अधातुएं हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो हम देखें कि पूर्व क्लास कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा होगा कि प्रत्येक जो पदार्थ है, तत्व है, उनकी ये प्रवृत्ति होती है कि वह अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर उसे करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं। प्रत्येक तत्व की प्रवृत्ति होती है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन देकर अपना जो बाह्यतम कोश है या अपने निकटतम युग है, अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। अपनी निकटतम जो उत्कृष्ट गैस है उसके विन्यास को करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। और इसी प्रवृत्ति के कारण ये जो
धातु है, अधातु है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। हम इस चीज को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण अपन लेते हैं कि हमारी जो सोडियम धातु है, सबसे सिंपल उदाहरण लेते हैं सोडियम धातु का। किसका लेते हैं, सोडियम धातु लेते हैं हम, सोडियम का। किसका, सोडियम का। बालकों, जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है, 11। अब इसका परमाणु क्रमांक 11 है, क्या है, परमाणु क्रमांक 11 है। अब आप सोचेंगे सर परमाणु क्रमांक कहते किसे, तो किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। और आपको ये पता है कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन, यानी उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जाहिर है कि हमारा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। कितने हैं, 11 है। ठीक है। अब ये जो है इसके निकटतम जो गैस है वो कौन सी है, अब इसका क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो वाल्व क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो है 1s2 2s2 2p6 3s1। 1s2 2s2 2p6 3s1 है। यानी इसके पहला जो कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या है, 1। अब देखिए क्या होता है कि इसका हम देखें तो जो बाह्यतम कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। अब इसके निकटतम हम देखें उत्कृष्ट गैस तो वो है नियोन। क्या है, नियोन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 और 8। यानी इसका जो देखें तो परमाणु क्रमांक कितना है, 10। अब ये निकटतम जो उत्कृष्ट गैस है नियोन, उसके का विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या होगा, इस पर एक आवेश आ जाएगा। यानी सोडियम का जो परमाणु है, सोडियम का जो परमाणु है वह बालकों क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग दे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। निकटतम गैस के विन्यास प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्या करेगा तो क्या बनेगा, धनायन बनाएगा। इसी प्रकार हम देखें क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है, 17। अब देखिए 17 है तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 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 2p6 2p6 3s2 3p5 3p5। देखो 2 2 4 6 10 10 2 12 5 17। यानी कि इसका जो अपन देखें तो क्या हो गया, 2 8 और 7। अब इसका जो तीसरा कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। चाहिए कितने इसको, 8, क्योंकि जो क्लोरीन है इसके निकटतम जो उत्कृष्ट गैस है वो है आर्गन। क्या है, आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 18। और इसका जो विन्यास है वो है 2 8 8। अब बताओ इसके पास कम कितना रह गया, 1 रह गया। तो क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और क्या बना देगी, क्लोरीन का ऋणायन यानी क्लोराइड बना देगी।
अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसके पास एक ज्यादा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धातुएं हैं और अधातुएं हैं वह परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इसके इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से क्या करती हैं, बंध बनाती हैं। क्या करती हैं, बंध बनाती हैं। पहले ये क्या बना रही है, आयन बना रही है। सोडियम धातु क्या करेगी, सोडियम धातु का आयन बनाएगी। क्लोरीन है वो क्या करेगी, क्लोरीन धातु का आयन बनाएगी। इस प्रकार हमने जाना कि धातुएं व अधातुएं दोनों आपस में परस्पर क्रिया करके जो पदार्थ बनाती हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। क्यों कहेंगे, क्योंकि इन यौगिकों का निर्माण आयनों के आदान प्रदान के द्वारा होता है। यानी युग है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा होता है, इसलिए बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक कहलाएंगे। और ये इनके मध्य जो बंध बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। अब देखिए ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में क्रिया करेंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस, क्रिया करके क्या बन गया, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl। इस प्रकार से क्या होता है, आयनिक यौगिक बनते हैं। यानी कि परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा ये बनते हैं। अब चूंकि देखो ये जो बंध बन रहा है ये क्या है, धनायन, ये क्या है, ऋणायन। एक दूसरे के क्या है, विपरीत आवेश है। तो आपको पता है कि विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इनके मध्य क्या होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बनेगा, के कारण ये बंध बनेंगे। के कारण क्या करेंगे, ये बंध बनेंगे। इस प्रकार से हमारे धातु व अधातुओं की परस्पर क्रिया से क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक बनते हैं। इनको आयनिक यौगिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है, इसलिए इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। अब बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुण धर्म की, इसकी आयनिक यौगिकों के गुण धर्म की। तो हम बात करें आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। पहले हम बात करते हैं भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति आयनिक यौगिक हैं वह कठोर व ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होंगे, कठोर व ठोस होंगे। लेकिन बालकों सबसे मोस्ट है कि ये भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, भंगुर। आपने नमक देखा होगा, नमक पर अपन थोड़ा सा दबाव डालते हैं उसका पाउडर बन जाता है, टूट जाता है। क्यों होता है कि आयनिक यौगिक देखो कठोर व ठोस होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसे होती है, भंगुर होती है। कैसे होती है, भंगुर होती है। अब आपको पूछा जाए कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं, प्रश्न आ सकता है कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं। तो आपको बताया कि आयनिक यौगिक हैं वह आवेशों के, किसके, आवेशों के यानी आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं। यानी कि देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस अपना, ये माइनस, ये अपना माइनस, ये अपना प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये अपना प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इसी प्रकार ये माइनस,
ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इस प्रकार से आयनिक यौगिक क्या होगा, बन गया। अब बालकों जब हम इन पर दबाव देते हैं, क्या देते हैं, दबाव देते हैं, तो जब इस पर अपन दबाव देंगे तो ऊपरी परत क्या होगी, खिसक जाएगी। और जब ऊपरी परत खिसक जाएगी तो क्या होगा, कि समान आवेश, इसको अपन दबाव लगाएंगे तो ये आवेश कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया। इस प्रकार से ये देखो, ठीक है, इस प्रकार से पहुंच गए। तो समान आवेश क्या हो गए, एक दूसरे के समीप आ गए। समान आवेश क्या होंगे, एक दूसरे के समीप आ जाएंगे। और आपको पता है कि समान आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। और इस प्रतिकर्षण के कारण ये क्या होंगे, टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अर्थात इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, भंगुर होती है। तो बाय द वे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं, तो आपको बताना कि आयनिक यौगिक हैं वह आयनों के आदान प्रदान से बने होते हैं, और जब उन पर दाब लगाया जाता है समान आवेश एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और प्रतिकर्षण के कारण वह टूट जाते हैं, इसलिए वह भंगुर प्रकृति के होते हैं। दूसरा हम बात करें गलनांक व कवचनांक। गलनांक व कवचनांक आयनिक यौगिक हैं वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। यानी इनके मध्य अच्छी पकड़ होती है, आकर्षण होता है, इसलिए इनके गलनांक व कवचनांक क्या होंगे, बालकों उच्च होंगे। क्या होंगे, उच्च। आयनिक यौगिकों के गलनांक व कवचनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। फिर देखिए अपन नंबर 3 विलेयता। क्या देखेंगे, विलेयता। अब देखिए मैंने आपको जो उदाहरण दिया था वो किसका लिया था, सोडियम और क्लोरीन का। और क्या बनाया था, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, अपना नमक है। क्या है, नमक है बालकों। और आपको पता है कि हमारा जो नमक है वो क्या है, पानी में घुलता है या नहीं घुलता, आप कहेंगे घुलता है सर। क्या होता है, घुलता है। अर्थात आयनिक यौगिक है वो क्या होंगे, जल में विलय। जल में क्या है, विलय है। जल में क्या है, विलय है। आयनिक यौगिक हैं जल में विलय होते हैं। फिर बात करते हैं वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता तो आयनिक यौगिक हैं वह ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। क्या नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते। लेकिन जब इनको जल में घोला जाता है, यानी कि विलयन में, किसमें, विलयन में ये क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। अर्थात आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन, कैसा विलयन, जलीय विलयन विद्युत का क्या होगा, चालक होगा। अब आपको पूछा जाए कि क्या कारण है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, तो आपको पता है बालकों, विद्युत का चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी मुक्त आयनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठोस अवस्था में इनके पास क्या नहीं होते, मुक्त आयन नहीं होते। जब इनको हम जल में घोलते हैं, जल में क्या करेंगे, घोलेंगे, तो इनके पास क्या होंगे, मुक्त आयन होंगे। ये हमारा आयनिक यौगिक है। और इसको जब हम जल में घोलेंगे तो ये अपने आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। और इस अवस्था में इसके पास क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। तो ये थी हमारी आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि धातु व अधातु परस्पर क्रिया करके क्या करती हैं, आयनिक यौगिक बनाती हैं। अब आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागती हैं, क्यों ग्रहण करती हैं, क्योंकि ये निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं और त्यागती हैं।